अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम उर्दू का 5वां सबक मौलाना हज़रत मोहानी पढ़ेंगे। 4 लेसन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसके मुसन्निफ़ है नूरुल हसन नक़वी। पहली बात में हमको बताया हुआ है कि हमारा मुल्क सबको पता है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ताजिर बनकर आए और धीरे धीरे वो हमारे मुल्क पर काबिज़ हो गए। उनके जुल्म सितम से मुल्क की आवाम तंग आ गई तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत के तरीक़ों को अपनाया। हिंदुस्तान के रहनुमा आवाम के साथ थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें भी क़ैद व बंद की सज़ाएँ दी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे आज़ादी के रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला। दो बदो लड़ने की बजाय उन लोगों ने अमन और शांति की राह अपनाई। दो बदो लड़ने यानी कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने की बजाय, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हथियार उठाने की बजाय हम लोगों ने कौन सी अमन और शांति की राह अपनाई, जो कि गांधी जी कहा करते थे। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल वगैरह ने इंतहा पसंदी को अपनाया। इंतहा पसंदी को यानी कि लड़ाई को अपनाया। आज़ादी के इन मतवालों में मौलाना फजलुल हसन हज़रत मोहानी भी थे। उन्होंने गैर मुल्की माल की मुखालिफत की। अंग्रेज़ों ने उन्हें बामुशक्क़त क़ैद की सज़ा सुनाई और वो क़ैद में महीनों चक्की पीसते रहे। ज़ेल के सबक में मौलाना की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को पेश किया गया। यानी कि मौलाना हज़रत मोहानी जो थे वो इस तरह मौलाना हज़रत मोहानी को जो है वो गैर मुल्की माल के उन्होंने गैर मुल्की माल की मुखालिफत की थी। इस वजह से उन्हें जो है वह अंग्रेज़ों ने क़ैद की सज़ा सुनाई और महीनों तक उन्हें जेल में ही रखा। तो नीचे हमें इस सबक में जो है वो जेल में यही सब बातों पर जो है वो डिस्कस होगा कि किस तरह उन्होंने जो है मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी किस तरह क़ुरबानी दी और उन्होंने किस तरह जो है वो जद्दोजहद की। अब हम जान पहचान में देखते हैं कि क्या बताया गया है। उनकी पैदाइश और वफ़ात के बारे में बताया गया है। नूरुल हसन नक़वी सन 1933 में अमरोहा में पैदा हुए थे। उन्होंने आला तालीम अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में लेक्चरर हो गए थे। इन्हें लेक्चरर का जॉब किया था। उन्होंने सर सैयद और मुसहफ़ी पर तहकीकी काम किया और इन दोनों शख्सियतों पर किताबें लिखी। तुलसीदास के रामचरितमानस का उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया। खाका निगारी में उनका नाम अहमियत रखता है। तस्वीरें उजालों की उनके खाकों का मजमुआ है। उन्होंने उर्दू अदब की तारीख़ और फ़न तनक़ीद और उर्दू तनक़ीद निगारी नामी किताबें भी लिखी है, यानी वो मुसन्निफ़ भी थे। तो देखते बच्चों, अभी शुरुआत हो रही है हमारे सबक की। मौलाना हज़रत मोहानी की शख्सियत में कोई ऐसी दिल फरेबी नहीं थी कि जो पहली बार मिले गर्विदा हो जाए, लेकिन जिन खुश नसीबों को उन्हें नज़दीक से देखने का मौका मिले वो उनकी अज़मत के कायल हुए बगैर न रह सके। यानी कि जो है मौलाना हज़रत मोहानी से दिलचस्प शख्स नहीं थे कि जो उनसे मिलते उन्हें याद रखते, लेकिन जिन लोगों को उनको नज़दीक से उनकी मुख्तलिफ़ खूबियों को जानने का मौका मिला वो जो है वो उनको याद किए बगैर नहीं रह सकते हैं। मौलाना इन लोगों में से थे जो आने वाली नस्लों की रहनुमाई के लिए वक्त के रेगज़ार पर अपने कदमों के निशान छोड़ जाते। उनकी ज़िंदगी फ़िक्र व इस्तग़ना, उनकी जो ज़िंदगी फ़िक्र का मतलब यहाँ पे जो है मुफलिसी रहेगी। फ़िक्र का मतलब हम ले सकते हैं मुफलिसी, और अस्तगना का मतलब होता है बेफ़िक्री, यानी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी कि कल क्या होगा, बस वो आज में ज़िंदगी जीते थे। इसार पता है क़ुरबानी और खुलूस का बेनज़ीर मजमुआ थी। उन्हें ये फ़िक्र नहीं थी कि कल क्या होगा, बस वो आज जो है मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में लगे हुए थे। हज़रत अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे कि तहरीक आज़ादी से वाबस्ता हो गए। इस जुर्म में 3 बार कॉलेज से निकाले गए। यानी कि वो अलीगढ़ में जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे, ज़ेर तालीम थे, तब तहरीक आज़ादी से जो है वो जुड़ गए थे। तहरीक आज़ादी की जो बातें थी, तहरीक आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसे धीरे धीरे जुड़ने लगे, इसलिए उनको 3 बार कॉलेज से निकाल दिया गया। कई बार क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा भुगती और एक दिन में मन भर आटा पीसा। यानी कि उस ज़माने में जो है वो उसमें जेल में आटा पिसवाया जाता था। तहरीक की हिमायत में उन्होंने एक रिसाला उर्दू माला जारी किया था, जिसे बेबाकी और साफ़गोई की पादाश में बंद करना पड़ा। पादाश का मतलब यहाँ पर है बदला।
किसी भी चीज़ का जो हम बदला लेते हैं। तो उन्होंने जो है वो जो भी उन्होंने एक रिसाला जारी किया था, उर्दू मौला उन्होंने एक रिसाला जारी किया था, जिससे बेबाकी और साफ़गोई की पादाश में बंद करना पड़ा, जिन्हें जो है वो उन्हें ये इसे जो है वो बंद करना पड़ा। जो उन्होंने किताब लिखी थी उसे वो लोगों तक पेश नहीं कर पाए। प्रेस अब कुतुब खाना ज़ब्त हो गया। इस किताब की वजह से जो है वो प्रेस जहाँ पर किताबें छापी जाती है वो और कुतुब खाना भी बंद हो गया। मज़ामीन के मसूदात उनकी आंखों के सामने नजर आतिश किए गए। मसूदात जो होते हैं यहाँ पे मसूदात जो है कलमी तहरीरें, उन्होंने जो भी तहरीरें की थी, उनकी जो भी तहरीरें थी उसे क्या कर दिया गया, आगे नहीं पहुंचाने दिया गया, जिसकी वजह से वो उनके नज़रों में ही घूमने लगे। कॉलेज की हुदूद में दाखिला ममनू हो गया, यानी कॉलेज के अंदर उनको आना जो है वो मना कर दिया गया, आना उनका मना कर दिया गया। तो शहर में किराए का मकान और स्वदेशी तहरीक को फ़रोग़ देने के लिए स्वदेशी स्टोर खोल लिया। स्वदेशी यानी अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ें, पता होगा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्वदेशी विदेशी। स्वदेशी का मतलब है अपने मुल्क में जो चीज़ें बनाई जाती है उस पर उन्होंने एक स्टोर खोला, जिसका कॉलेज के स्टाफ और तलबा की तरफ से बायकाट किया गया। ये उन्होंने अपने स्वदेशी माल का किया, यानी अंग्रेज़ों के चीज़ों की मुखालिफत के हिसाब से उन्होंने खोला। इस स्टोर का जो है वो कॉलेज के लोगों ने उनका साथ नहीं किया, बल्कि उनका बायकाट कर दिया। बायकाट का मतलब है उन्होंने उसकी क्या की मुखालिफत कर दी। जेल गए तो गुज़र औकात के लिए उनकी बीवी ने दुकान पर बैठकर कपड़ा बेचा और किसी हमदर्द ने माली मदद करना चाहिए तो ये कहकर इनकार कर दिया कि हसरत साहब ने किसी का सहारा लेना गवारा नहीं किया, तो मैं ये मदद कैसे कबूल कर लूँ। यानी इनकी बीवी भी एक इंडिपेंडेंट वुमन थी। जब वो जेल गए थे तो उनकी बीवी ने उनकी दुकान संभाली और कोई अगर सहारे के लिए हाथ बढ़ाता तो वो जो है वो मना कर देती। जेल ही में थे कि बेटा बीमार पड़ा, हालत बिगड़ी और दुनिया से रुखसत भी हो गया। अल्लाह अकबर। मगर हक्काम ने बाप को मतला करना भी ज़रूरी न समझा। हक्काम यानी कि वहाँ के जो वो सदर थे, वहाँ के जो हाकिम थे, उन लोगों ने जो है वो बाप को बताया भी नहीं कि उनके बच्चे का इंतकाल हो गया। बहुत दिन बाद जब इस का हादसे की इत्तला मिली तो हसरत सिर्फ आह भर कर रह गए। झाका यानी कि झाका का मतलब होता है जान को तकलीफ़ देने वाली बात। जब वो सुने उन्होंने तो वो बस एक आह भर के रह गए कि उनका बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया। तहरीक आज़ादी का दरख्त बर्ग व बार लाया तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। तहरीक आज़ादी का दरख्त का मतलब है बर्ग व बार लाना, नतीजा सामने आना। बर्ग व बार लाना का मतलब होता है नतीजा सामने आना, यानी कि तहरीक आज़ादी का दरख्त यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे दरख्त से मुराद बढ़ना, कोई भी चीज़ का कायम होना। तहरीक आज़ादी का जो दरख्त था वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जिसका नतीजा क्या हुआ, उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। किसी के हिस्से में धन दौलत आई, किसी के हिस्से में। जब तहरीक आज़ादी की बात आगे बढ़ी तो किसी के हिस्से में जो है वो धन दौलत आई, किसी की शोहरत पाई, किसी को सिर्फ इज़्ज़त मिली, मगर हसरत को कुछ भी न मिला। वो किसी सिला व सताइश के तलबगार भी न थे। उन्हें इनाम मिला तो ये कि उनके अपनों ने कहा बड़े मियाँ सठिया गए हैं, फ़हम व फरासत से महरूम है। फ़हम व फरासत का मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं समझदारी। किसी ने दौलत पाई, किसी ने इज़्ज़त पाई, किसी ने शोहरत पाई, लेकिन हज़रत मोहानी को इसमें से कुछ न मिला, बल्कि अपने लोगों से यही बात मिली कि आपकी समझदारी ख़त्म होती चली है, सियासी शऊर से बेबहरा है। सियासी शऊर से बेबहरा का मतलब यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, महरूम हो गए हैं आप, यानी आप में समझ नहीं रही। उन्होंने कुछ भी न पाया, न यगानों से न बैगानों से, न अपनों से न बाहर वालों से, मगर ये हसरत ही थे जो हमें अफराजी की एक लाजवाल दौलत अता कर गए। सर अफराजी का मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं इज़्ज़त। सर अफराजी का मतलब है उन्होंने इज़्ज़त की एक दौलत अता की।
हम हमेशा सर उठा के कह सकेंगे कि जब मुल्क के बड़े बड़े सूरमा आज़ादी ये कामिल का नाम लेते घबराते थे तो एक मर्द मुसलमान उर्दू के एक शायर व अदीब ने हज़ार मुखालिफत के बावजूद हज़ारों के मजमू में फौरी और मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। यानी कि भले ही हज़रत मोहानी साहब को कुछ न मिला हो, उन्हें इज़्ज़त न मिली हो, दौलत न मिली हो, शोहरत न मिली हो, लेकिन इतना है कि आज हम हाँ ये है जो है फ़ख्र से कह सकते हैं कि एक मुसलमान शायर व अदीब जो कि हज़ारों के मजमूए में नीडर होकर खड़े होकर जिन्होंने आज़ादी की तजवीज़ पेश की थी और किसी से बिल्कुल न डरे थे और न ही किसी के लिए वो झुके थे। ठीक है, तो ये थे हमारे हज़रत मोहानी। अब जो है हमारे इनके कुछ वाक़यात भी हम देखते हैं। इस वाक़े का ज़िक्र करते हुए मौलाना सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि अहमदाबाद में कांग्रेस की एक तारीख़ी जलसा था। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ये कौन बता रहा है हमको? सैयद सुलेमान नदवी बता रहे हैं हज़रत मोहानी के बारे में। मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम नज़रबंद थे, यानी कि उनको बंद कर दिया गया था, उनको जो है वो क़ैद में थे वो। बाकी हजरत शरीक थे। डॉक्टर अंसारी और सैयद महमूद के साथ इजलास में मैं भी था। मैं यानी कि सैयद सुलेमान नदवी। इजलास की पंडाल से बाहर एक शामियाने में मगरिब के बाद मुसलमानों का जलसा था। गांधी जी ख़ास तौर से मुसलमानों से कुछ कहने के लिए आए हुए थे। इतने में देखा कि कांग्रेस के सब्जेक्ट कमेटी से घबराए हुए, यहाँ पर सब्जेक्ट कमेटी का मतलब है मौजू तय करने, जो उसमें जो भी मौजू बताया जाएगा वो मौजू तय करने वाली कमेटी है। सब्जेक्ट कमेटी यानी कोई भी मौजू तय करने वाली जो कमेटी थी। घबराए हुए भागते हुए 2 वॉलंटियर आए और गांधी जी से निहायत इज़्तिराब के साथ कहा कि उसी दौरान जो है वो 2 वॉलंटियर यानी रज़ाकार संभालने वाले जो मजलिस को वो आए और कहने लगे कि जल्दी चलिए, कमेटी में हज़रत मोहानी साहब ने हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश कर दी है और किसी तरह वापस नहीं ले रहे हैं। उस कमेटी में 2 वॉलंटियर आए, उन्होंने जो है वो बहुत ही जल्दी में कहा कि गांधी जी से कहा कि चलिए आप हज़रत मोहानी को रोकिए। उन्होंने मुकम्मल आज़ादी की जो है वो तजवीज़ सबके सामने पेश की और बिल्कुल डरा हुआ उनका कुछ भी नहीं है, वो डर नहीं रहे हैं, वो उन्होंने तजवीज़ को पीछे लेने से इनकार कर दिया है। ऐसा मालूम होता था कि फ़िज़ा में कोई गैबी गोला आकर पड़ा है। गैबी गोले का मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं मुसीबत का। अचानक जब मुसीबत आ जाती है, अचानक जो मुसीबत जो हो जाती है, अचानक आने वाली मुसीबत, अचानक जो मुसीबत आती है उसे हम गैबी गोला कह सकते हैं। गांधी जी घबराए हुए जलसे से उठकर सब्जेक्ट कमेटी की तरफ रवाना हो गए, मगर हसरत बदस्तूर अपनी बात पर जमे रहे और नोटिस दिया कि वो उसे खुले इजलास में पेश करेंगे। चुनांचा वो वक्त आया जब खुले इजलास में हज़रत मोहानी ने हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। आँखों ने देखा कि हज़ारों के मजमू में एक आवाज़ भी उनकी तायद में न उठी। तायद में यानी कि उनके हामी में। उन्होंने इतनी बहादुरी का जो है मुजाहिरा किया, लेकिन किसी ने भी जो है उनकी तायद में अभी तक किसी ने भी उनकी तायद में उनके हामी नहीं भरी कि वो सही है, किसी ने ये नहीं कहा। हज़रत की शख्सियत के जिस पहलू पर सबसे पहले नज़र जाती है और जम के रह जाती है वो उनका फ़िक्र व इस्तग़ना है। सारी ज़िंदगी उनका हाथ तंग रहा। हाथ तंग रहने का मतलब है कि वो मुफलिस थे, गरीब थे, अपनी ज़रूरतों को पूरी तरह नहीं कर सकते थे। ऐसों के दिल में दौलत की हिर्स कुछ ज़्यादा घर कर लेती है, मगर हसरत का मामला बरअक्स था, यानी उल्टा था। यानी जो गरीब होते हैं, मुफलिस होते हैं, उन्हें हम जो है वो रोज़ाना ज़िंदगी से अगर हम मुताला करें तो जिनके पास पैसों की कमी होती है, जो अपनी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा नहीं कर सकते, उनको पैसों से बहुत प्यार होता है और पैसे कमाने के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बट हज़रत मोहानी के मामले में ये बिल्कुल अलग था। कभी दौलत उन पर मेहरबान हुई भी तो मौलाना फ़ौरन घबरा के एक कदम पीछे हट गए। कभी दौलत उनके आस आती भी थी तो वो उससे पीछे हट जाते थे। महात्मा गांधी ने एक बार पंडित नेहरू से सवाल किया था, जवाहरलाल ये बताओ कि देश आज़ाद हुआ और तुम प्रधानमंत्री बनाए गए तो क्या तनख्वाह लोगे? जवाहरलाल नेहरू से कि पंडित नेहरू से सवाल किया किसने? महात्मा गांधी ने, कि अगर तुम पहले प्रधानमंत्री जो कि बनाए गए थे तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? 100 रुपये माहवार, उन्होंने अज़रा इनकसार जवाब दिया। इस पर महात्मा चीख पड़े, जवाहरलाल तुम इस नंगे भूखे देश में से 100 रुपये तनख्वाह लोगे? 100 रुपये?
यानी देश हमारा बहुत गरीब है, इसमें से तुम 100 रुपये कैसे लोगे। यानी कि जो देश के बारे में सोचता है वो देश में से पैसे निकालने के लिए भी जो है वो 100 मरतबा सोचता है। जब देश आज़ाद हुआ तो हसरत की समझ में ये बात ना आई कि पार्लियामेंट के मेंबर खुद अपनी सरकार से इतनी बड़ी बड़ी रकमें सफ़र खर्च के तौर पर क्यों वसूल करते हैं। उन्होंने एक मुशायरे के मुंतज़मीन से कहकर सफ़र खर्च लेने से इनकार कर दिया। सफ़र खर्च यानी कि वो जो भी गवर्नमेंट जो भी पोस्ट है, जो भी है, जैसे कि प्रधानमंत्री है और जो है एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, जो भी जो है सरकारी मिनिस्टर्स होते हैं, वो जो है सर्वे वगैरह करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं और ख़ुद जो है काम करने के लिए बहुत हमारे से कई गुना ज़्यादा वो तनख्वाहें लेते हैं। तो हज़रत मोहानी का ये कहना था कि वो अपने ही मुल्क में से इतना बड़ा अमाउंट अपने ही लिए, अपने सैर व खर्च के लिए कैसे उठाते होंगे। क्यों? क्योंकि जो है हमारा मुल्क गरीब है, वही पैसे जो है वो हमारे गरीबों को भी काम आ सकते हैं। अगर ऐसे सोचने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, हमारे जो है प्रधानमंत्री बने, हमारे जो चीफ मिनिस्टर बने, ऐसी सोच रखने वाले के हम जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट अपने देश के जो है वो उसमें से नहीं लेंगे। अगर ऐसे हमारे ख़जानचे बन जाए तो मुल्क जो है वो मुल्क में जो है वो गरीब हमें नज़र नहीं आएंगे। कुछ ही दिनों में जो है वो सभी जो है मिडिल क्लास हमको नज़र आएंगे। जो गरीबी की रेखा यानी कि जो पुअर लाइन के नीचे जो है कितने % लोग आज जी रहे हैं वो हमको नज़र नहीं आएंगे। अगर सब इस तरह सोचने लगे कि ये हमारे मुल्क का पैसा है, हमारे मुल्क की अवाम का पैसा है, इसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने एक मुशायरे के मुंतज़मीन से ये कहकर सफ़र खर्च लेने से इनकार कर दिया था कि मैं गिरफ़्तारी के डर से बिला टिकट इंजन में बैठकर आया हूँ, किराए कैसे ले लूँ, एक बार PhD का ज़बानी इन्हें उन्होंने क्या कहकर सफ़र खर्च नहीं लिया कि मैं जो है वो इंजन के जो डब्बे में बैठ कर आया हूँ, मुझे किराया कुछ भी नहीं लगा। अगर आज कोई ऑफिसर अगर इंजन में भी बैठ कर आता है आएगा तो भी वो उतना ही किराया लाएगा जिस तरह प्लेन से आता हो, और सारा किराया अपने जेब में डालेगा। बराबर बच्चों। एक बार PhD का ज़बानी इम्तिहान लेने वो अलीगढ़ गए, यानी ओरल एग्ज़ाम लेने अलीगढ़ गए। वो प्रोफेसर भी थे। दस्तखत के लिए टेबल पेश किया गया, मीज़ान पर नज़र पड़ी। दस्तखत के लिए क्या पेश किया गया? टेबल यानी सफ़र खर्च का बिल। टेबल का मतलब होता है बिल। बिल यानी कि बिल, काय का बिल था ये? सफ़र खर्च का बिल उनके सामने पेश किया गया। मीज़ान पर नज़र पड़ी तो देर तक कहते रहे कि इतने बहुत से रुपयों का हम क्या करेंगे। फिर तफसील पर नज़र पड़ी तो चौंके, बोले हम तो 3rd क्लास में आए हैं, 1st क्लास का किराया कैसे ले लेंगे। यानी कि उनको जो वो वहाँ पर आए थे ओरल लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्रोफेसर होते हैं, तो उनको जो है वो ट्रैवलिंग का जो है वो ट्रैवलिंग का पैसा दिया जाता है। तो वो बोल रहे हैं हम तो 3rd क्लास में बैठ कर आए है ना, हमको 1st क्लास का पैसा क्यों दे रहे हैं। फिर इरशाद हुआ हम तो आपके घर ठहरे हैं, यह क़याम हुआ तो आम का ख़र्च क्या माने। अब वो कह रहे हैं कि हम तो आपके यानी किसी के घर पर ठहरे, उनको वहाँ पैसा नहीं लग रहा है, तो वो ठहरने के होटल वगैरह का पैसा भी क्यों दे रहे, हमें नहीं चाहिए। जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलता है, लेकिन वो जितने भी हाथ से बटोरो उनके लिए वो पैसा कम ही होता है। वो पैसा जो है वो रिटर्न का तो ज़िंदगी में सोच नहीं सकते, बल्कि और जो है वो क्या बोलते हैं उन लोग, पैसे वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए जो है क्या करते हैं, तनख्वाह बढ़ाने के लिए रास्ते पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, ये हड़ताल करते हैं। और जैसे हमारी जो है वो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है, हम सबको पता है, वैसे वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी भी बढ़ती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितना क्या हो रहा है। फ़र्क सिर्फ मिडिल क्लास जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, वो फेस करते हैं। सबसे ज़्यादा तो पुअर क्लास और मिडिल क्लास ही फेस करता है। हाई क्लास हो, बिजनेसमैन हो या तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उनकी सैलरी बढ़ती है, उनके लिए इक्वल होता है। बट हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है, बल्कि सिर्फ हमारे लिए महंगाई बढ़ती है। सेम चीज़ जो है वो दोनों के लिए सेम पैसों में मिलता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को वो चीज़ 100 रुपये में मिल रही है तो जो है मिडिल क्लास जो छोटी जॉब करने वाला है उसको वो चीज़ 50 रुपये में मिल रही है। कुछ ऐसा सिस्टम अगर गवर्नमेंट लगाए तब जाके इस
मुल्क की जो है वो गरीबी दूर हो सकती है। जो कि करोड़ों कमा रहा है वो उसके लिए भी उतना ही प्राइज़ है, और एक जो है हज़ारों में कमा रहा है उसके लिए भी उतना ही प्राइज़ है। ये ना बराबरी, ये गैर मसावियत ख़त्म होगी तभी जो है वो दुनिया से, तभी जो हमारे मुल्क से, दुनिया की तो बात छोड़िए, हमारे मुल्क से जो है गरीबी को थोड़ा बहुत हम हटा सकते हैं। फिर कुछ और ख़्याल आया। बोले हम तो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में ज़रा देर को यहाँ उतर गए। यानी उनको वो पैसा चाहिए ही नहीं था, इसलिए वो अलग अलग बातें कर रहे थे। हम कुछ नहीं ले सकते। जो शख्स दरवेशाना ज़िंदगी बसर करता है, यानी कि गरीबी की, उसे रुपए पैसे की ज़रूरत भी क्या। एक दोस्त को खाने पर मद्दू किया, यानी कि बुलाया गया। दावत का वक्त आया तो मेहमान अजीज़ के लिए ड्योढ़ी में चटाई बिछाई गई, यानी कि घर में जो है वो उन्होंने क्या करा, चटाई बिछाई। फिर अंदर से एक रिकाबे में चने की दाल का सालन और तिबाक में रोटियां ले आए, यानी कि डब्बे में रोटी और चने की दाल का सालन लाया। उसे मोहब्बत से बिछाया और मेज़बानी का हक अदा कर दिया। लिबास की तरफ से वो हमेशा बेपरवाह रहे। बेगम ने जो कपड़े दे दिए उन्होंने बिला तामुल, यानी बगैर सोचे समझे पहन लिए। उनके कपड़े खुद ही सीती थी, खुद ही धोती थी। मौलाना को अफसोस था कि शेरवानी दर्जी से सिलवानी पड़ती है, यानी कि खुद ही वो कपड़े सीते थी, खुद ही धोती थी, सब काम खुद ही करती है, बट जब शेरवानी की बात होती तो उनको जो है दर्जी से सिलवाना पड़ता था। बेगम से जिक्र किया तो उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया। यानी कि जब वो शेरवानी नहीं सी पाती थी, लेकिन शेरवानी जब उनको था कि शेरवानी को दर्जी से सिलवाना पड़ता है, तो उन्होंने दर्जी से शेरवानी की भी कटिंग सीख ली, और यहाँ से शेरवानी का भी किस्सा जो है वो उसका शेरवानी की तरह सीख ली, और दर्जी का, यानी कि वहाँ से शेरवानी के लिए भी दर्जी की ज़रूरत नहीं महसूस होने लगी, वो बराबर उसका भी किस्सा ख़त्म कर दिया। जब कॉलेज के असातिज़ा और तलबा ने हसरत के स्वदेशी स्टोर का बायकाट किया तो ज़रा भी हरासा न हुए। हरासा का मतलब है वो बिल्कुल परेशान नहीं, क्योंकि वो जानते थे ये होना ही था, परेशान न हुए। बोले हमारा खर्च ही कितना है, जो फ़िक्रमंद हूँ। मुलाजिम रखने की तो हालात ने कभी इजाज़त ही न दी। किराए के जिस मकान में रहते थे उसमें नल नहीं था। मकान के सामने सड़क के उस पर पानी का नलका था। हसरत पाइंचे चढ़ाकर बाल्टियाँ भर भर के लाते और दिन भर की ज़रूरत के लिए घड़ों में पानी भर लेते। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो सख्ती से इनकार, यानी कि घर का पानी बाहर के नल से खुद ही भरते थे। आज़ादी के बाद पार्लियामेंट के मेंबर हुए तो इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली के स्टेशन पर 3rd क्लास कंपार्टमेंट से इस शान से उतरते कि एक तकिया फटी हुई दरी में लिपटा, रस्सी से बंधा, दहानी बगल में है और बाएं हाथ में लोटा। स्टेशन से निकल के पापियादा नई दिल्ली के मस्जिद में जहाँ पहुँचते कि यही उनकी क़यामगाह है। जिस गरीब मेंबर पार्लियामेंट को भत्ते के नाम पर एक पैसा वसूल न करना हो, वो ये ना करता तो और क्या करता। यानी उनको पैसा बहुत मिल सकता था भत्ते के तौर पर, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर बनाए गए थे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन उन्होंने कभी भी 1 रुपया भी जो है वो अपने मुल्क की पैसों में से लेना गवारा न समझा। हसरत शायर थे, हसरत परस्त थे और इखलास के पैकर। जिससे एक बार मुलाकात हो गई उसे हमेशा मोहब्बत से याद किया। वो एक जिंदा दिल आशिक मिजाज इंसान थे, मगर ये सब अहदे शबाब की बातें हैं। उन्होंने जिसे टूट कर चाहा वो थी उनकी बेगम निशातुन्निसा। कहा करते थे कि जुलेखा, कमला और निशात न होती तो अब्दुल कलाम, जवाहर और हसरत भी न होते। यानी वो उनकी औरत को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हसरत को अपने वतन से जो इश्क था और उसकी आज़ादी के लिए उनके दिल में जो बेपनाह तड़प थी, उसकी तरफ कुछ इशारे ऊपर किए जा चुके हैं। मुल्क की खातिर जेल तो हज़ारों लोग गए, लेकिन वहाँ लोगों ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी उससे हम नावाकिफ़ नहीं। मसलन जेल में मौलाना आज़ाद और उनके रफ़्क़ा के शब व रोज़ क्या थे। गुबार खातिर अखबार है कि खतूत से उनका हमें इल्म हो चुका है। अब सीने हसरत का हाल खुद उनकी ज़बानी सुनिए। अब सुनिए हसरत का हाल खुद उनकी ज़बानी। जेल पहुँचते ही एक लंगोट जांघिया कुर्ता, एक टोपी पहनने के लिए, टाट का टुकड़ा बिछाने के लिए, एक कंबल ओढ़ने के लिए मिला था उनको। एक कदाह आहनी बड़ा, एक छोटा ज़रूरियात को रफ़ा करने के वास्ते मरहमत हुआ। फिर मुझे इलाहाबाद जेल मुंतकिल किया गया, जहाँ कैदी की सारी मुद्दत रोज़ाना 1 मन आटा पीसना पड़ा। सारे जितने दिन थे रोज़ाना उनको 1 मन आटा पीसना पड़ता था। ये शेर उसी ज़माने की यादगार है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, ए तुर्फ़ तमाशा है
एक तुर्फ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हसरत का ताल्लुक़ गर्म दिल से था। अहबाब के लाख समझाने के बावजूद वो हुकूमत से शदीद अदावत का रवैया तर्क न कर सके और सारी ज़िंदगी उसका खमियाजा यानी कि उसका नतीजा भुगतते रहे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई और जेल जाने का वक्त आया तो गांधी जी और दूसरे रहनुमा चुपचाप पुलिस के साथ हो लिए। हसरत ने सुना तो हैरान हुए कि ये क्या नाफरमानी हुई। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो दिल में जेल जाने की ख्वाहिश थी, मगर इजहार नाफरमानी के लिए ज़मीन पर औंधे लेट गए कि मैं तो नहीं जाता। मार पड़ रही है मगर नहीं उठते। सिपाहियों ने घसीटा तो घास पकड़ ली। आखिर बहज़ार दिक्कत ज़बरदस्ती लॉरी पर लाद कर ले जाए गए। गांधी जी और उनके फ़लसफ़े आदम तशद्दुद के वो कायल न थे। जब उन्होंने फौरी और मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की तो गांधी जी और दूसरे रहनुमाओं ने समझाया कि अभी इसका वक्त नहीं आया, मगर वो न माने। हसरत की तजवीज़ के खिलाफ तकरीर करते हुए गांधी जी ने कहा था, हसरत साहब हमें इस पानी में ले जाना चाहते हैं जिसकी गहराई का हमें अंदाज़ा नहीं है। यानी कि जिस तरह हसरत मोहानी जो है वो जल्दबाजी कर रहे थे अंग्रेज़ों से लड़ाई के लिए, लेकिन बाकी लोग उनका कोई साथ नहीं दे रहे थे। हसरत बड़े बेबाक और बला के साफ़गो थे। दिल की बात ज़बान पर लाने में उन्हें कभी तामुल न होता था, कभी शर्म नहीं आती थी, कभी सोचते न थे। इसमें कभी कभी नागफ्तनी बात भी ज़बान से, नागफ्तनी यानी दूसरों को जो पसंद ना आती हो वो बात भी उनकी ज़बान से निकल जाती थी, जिसका तावान बहरहाल उन्हें भुगतना पड़ता था, यानी उसका वसीला। लेकिन ये कहना गलत हुआ कि हसरत गौर फिक्र के आदी न थे। यानी इसका ये कहने का ये मतलब नहीं है कि लोगों को जो बात पसंद ना आती थी वो कहते थे। ये उसका मतलब ये है कि वो सोच समझ कर बात नहीं करते थे, ये मतलब नहीं है, बल्कि वो सही बात और सच बात करते थे। उनके मिजाज में एक तरह की जल्दबाजी ज़रूर थी। वह हर काम जल्दी करते थे। उनका दिमाग भी इसी तरह तेज़ रफ्तारी से सोचता था और जब वो किसी नतीजे पर पहुंच जाते तो चूँकि मसलहत का इनके मिजाज में गुजरना था, मौका महल देखे बगैर दिल की बात ज़बान पर ले आते थे। वरना उनकी दूरअंदेशी और फ़हम व फरासत के सबूत में बहुत सी दलीलें पेश की जा सकती है। वो तेज़ तर थे। वो जो है कोई भी चीज़ जल्दबाजी से करते थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत चीज़ें करते थे या उन्होंने कभी किसी का दिल दुखाया। मौलाना हसरत मोहानी को पहली बार नई दिल्ली के एक मस्जिद के पास उलझी हुई बेहंगम दाढ़ी, पचकी हुई तुर्की टोपी, टूटी हुई कमानी की ऐनक, मली दली शेरवानी के साथ एक हाथ में लोटा उठाए, दूसरे में रस्सी से बंधा दरी तकिया संभाले फटी फटी बारीक आवाज़ में बोलते देखा तो एक अजीमुशान दीवार ढहती हुई नज़र आई। मगर जब उनके हालात ज़िंदगी और कारनामों से शनासाई हासिल हुई तो इसी शिकस्ता दीवार के मलबे से एक मीनारे नूर बुलंद होता दिखाई दिया। और दीवार ढहती हुई नज़र आई, यानी कि उनकी हालत ऐसी थी कि ऐसा लग रहा है कि उनकी शख्सियत नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन जब उनके कारनामों के बारे में सुनाया गया तब ऐसा लग रहा था कि उसी दीवार में से एक नूर, यानी कि वो एक जो है वो गिरती हुई शख्सियत नहीं थे, बल्कि उभरता हुआ एक सितारा थे, ऐसा बुलंद कि आज तक तो उसका हमसर कोई दूसरा मीनार नज़र नहीं। आज तक हमको ऐसा कोई हमसर हसरत मोहानी के जैसा कोई नज़र नहीं आया। तो बच्चों, ये था हमारा सबक। मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने जो है आज़ादी की लड़ाई में हमारे रहनुमाओं के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो लड़ाई भी की, और उन्होंने कभी पैसों की लालच नहीं दिखाई। गरीब थे, लेकिन उनमें पैसे कमाने की कभी हवस नहीं थी। उनको मिलने वाले पैसों को भी वो जो है वो लेने से इनकार कर देते थे। ऐसी शख्सियतें अगर पार्लियामेंट के मेंबरान में से हो जाए तो है हर चीज़ सही हो, हमारे सड़कें, हमारी गलियां, हमारे जो है चीज़ों पे के टैक्सेस, जीएसटी जो भी लगाई जा रही है वो हर चीज़ में कटौती हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। हमारी ज़िंदगी, एक मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास की ज़िंदगी भी जो है वो बेहतर से बेहतर होने लगेगी। लेकिन आज के दौर में जो है अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर, पस्त से पस्त होता जा रहा है। एक गरीब इंसान पस्त से पस्त होता जा रहा है क्योंकि वो टैक्स के बोझ तले और ये महंगाई के बोझ तले दबता ही जा रहा है। और एक जो है वो अमीर इंसान जिसके पास पैसा है, वो पैसों से पैसा कमा कर आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये है हमारी जो है वो अगर हम तस्वीर दिखाते हैं हमारे आज की ज़िंदगी को,
आज के जो है चलती फिरती ज़िंदगी की तस्वीर अगर हम आईने में देखें तो हमें यही नज़र आता है। तो ज़रूरत है कि पार्लियामेंट में ज़रूरत है पॉलिटिक्स को गंदा कहने की बजाय पॉलिटिक्स में घुसकर, पॉलिटिक्स के अंदर जाकर उस गंदगी को, उस कीचड़ को साफ़ करने की अगर हमें हिम्मत है तो ही हम पॉलिटिशियंस को नाम रख सकते हैं। अदरवाइज़ हम घर में बैठकर एसी के कमरे में बैठे अच्छा अच्छा खा रहे, और जो पॉलिटिशियंस है वो कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको वो पोस्ट मिली है, वो पैसे कमा रहे हैं, बराबर। तो उनको हम घर में बैठकर एसी कमरे में बैठकर गलत नहीं बोल सकते। अगर हमको उनको गलत साबित करना है तो हमको वो कीचड़ में उतरकर वो कीचड़ को साफ़ करना होगा। तो बच्चों ये था हमारा सबक। मुझे उम्मीद है कि हमने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि तुम आज के जो है बच्चे हो तो कल के तुम शहरी हो। कल की जो है वो हमारे मुल्क को बदलने की हिम्मत तुम में ही है। तुम ही हमारे मुल्क को बदलने वाले हो, चाहे फिर वो मुल्क की साफ़ सुथराई हो, मुल्क की गरीबी को मिटाना हो, गंदगी को मिटाना हो, या फिर मज़हब की ना बराबरी जो चल रही है उसको मिटाना हो। इसमें तुम ही साथ देने वाले हो। तो ये इस सबक को जो है और एक मरतबा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अपने आसपास जो है सफाई का ख्याल रखिए, बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, और जो है घर में रहिए और प्रिकॉशन में रहिए, ठीक है बच्चों। और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर हम जो है वो तरक्की हासिल नहीं कर सकते। अगर हमारा लेसन समझ में आया हो, चैप्टर समझ में आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए हमारे लिंक, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए लेक्चर्स बना सकें, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।